आज का जो हमारा टॉपिक है वह साइमन कमीशन विषय पर आधारित है, जिसमें हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि साइमन कमीशन का गठन कैसे हुआ और साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध क्यों किया था और साइमन कमीशन के आने के उद्देश्य क्या थे। तो शुरू करते हैं। साइमन कमीशन की जो स्थापना है या गठन कहें 8 नवंबर 1927 को हुई थी कि साइमन कमीशन की जो स्थापना है वो 1928 को हुई थी। इसी कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं कहीं अगर श्वेत कमीशन का भी उल्लेख है तो उसका तात्पर्य यही है कि श्वेत कमीशन की बात हो रही है। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के यही अध्यक्ष थे और इनमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी। कि साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और इसके कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत के लोगों ने इस आयोग का पुरजोर विरोध किया, जिसके कई कारण थे। अब जैसे कि इसका समय से 2 वर्ष पूर्व गठित हो जाना, समिति में कोई सदस्यों का भारतीय नहीं होना, सारे सदस्यों का अंग्रेज होना और स्वराज हेतु एक आवश्यक योग्यता निर्धारित कर देना। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की स्थापना जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग के रूप में नवंबर 1927 में की गई थी। इस आयोग का गठन जो है 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी, क्योंकि 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष पश्चात संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और साइमन कमीशन का गठन जो था इसी प्रावधान का परिणाम था। लेकिन इस आयोग का गठन 10 वर्षों के पश्चात यानी 8 पश्चात मतलब कि 1929 में होना चाहिए था, लेकिन यह इसका गठन 8 वर्ष बाद ही कर दिया गया जो 1927 में हुआ, क्योंकि ऐसा अंग्रेजी सरकार जो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और जिसे हम अनुदारवादी ब्रिटिश सरकार कहते हैं, इस सरकार को आभास हो रहा था कि ब्रिटेन में जो 1929 में जो चुनाव हैं उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की सत्ता जो है वो श्रमिक दल के हाथों में आ जाएगी और अनुदारवादी दल जो था वो ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि ब्रिटिश सरकार के भविष्य से संबंधित इस मुख्य विषय को अनुभवहीन श्रमिक सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए निर्धारित समय से पूर्व ही साइमन कमीशन का या साइमन आयोग का गठन किया। इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटेन के थे। इस आयोग का जो कार्य था उसको यह निर्णय लेना था कि क्या भारतीयों को और अधिक संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएं। फिर ये संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएं तो उनका स्वरूप जो हो वह कैसा हो और इसके अलावा आयोग को इस बात का भी अध्ययन करना था कि ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय जो सरकारें हैं वो कैसे चल रही हैं, प्रतिनिधि संस्थाएं ठीक से कार्य कर रही हैं या नहीं, शिक्षा का विकास कितना हुआ है और आगे और कितना करना चाहिए। अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस आयोग का मौलिक कार्य जो था वो भारतीयों के संवैधानिक भविष्य का फैसला करना था। इसके बावजूद आयोग के 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था, जबकि भारतीयों के ही भविष्य का फैसला होना था और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। यही कारण था कि आयोग को भारत आने पर भारतीयों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। जब इसी कड़ी में जब 3 फरवरी 1928 को आयोग भारत आया
और भारत में ये बंबई में पहुंचा था, तो वहां उसे तीव्र विरोध के साथ साथ व्यापक हड़ताल का भी दर्शक बनना पड़ा। इसके अतिरिक्त काले झंडे और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था और उस समय वो काफी प्रसिद्ध भी हुआ था। विरोध की जो घटनाएं सिर्फ बंबई तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि भारत के कई हिस्से इसकी चपेट में आए। लाहौर में विरोध प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस की लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके फलस्वरूप नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इसके अलावा लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध जो प्रदर्शन था उसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने किया। इन पर भी ब्रिटिश सरकार ने लाठियों से प्रहार किया था। अगर बात की जाए कि कांग्रेस के सहित सभी अन्य राजनीतिक दलों जैसे हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल फेडरेशन जिसे तेज बहादुर सप्रू ने गठित किया था, किसान मजदूर पार्टी और जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्य कांग्रेस, सभी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुद्दे पर जो मुस्लिम लीग थी वह दो भागों में विभक्त हो गई। एक का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और दूसरे का जो नेतृत्व था वो मोहम्मद शफी ने किया। जबकि मोहम्मद शफी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध जन आक्रोश का प्रमुख तथ्य यह है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और पहली बार देश की युवा शक्ति के बड़े वर्ग ने राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त किया और युवाओं ने सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन और सभा समितियों में भाग लिया। इसी क्रम में कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी भारत की राजनीति में उभरे और समाजवाद के नए क्रांतिकारी विचारों का अनुकरण करके प्रसार में अपना योगदान किया। अगर साइमन कमीशन की बात की जाए कि इसका समर्थन किस किस पार्टी ने किया, तो पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मद्रास की जस्टिस पार्टी और मोहम्मद शफी मुस्लिम गुट जो था, मुस्लिम लीग का जो गुट था, केंद्रीय सिख संगठन और अखिल भारतीय अछूत संगठन, इन संगठनों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। भीमराव साइमन कमीशन के सहयोग के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। इन सभी परिस्थितियों के बीच 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी और इसकी कई सिफारिशें थी। जैसे कि कह सकते हैं कि कई सिफारिशें दी, जैसे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध व्यवस्था लागू थी उस द्वैध व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और वहां उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए। ये थी पहली सिफारिश। दूसरी सिफारिश ये थी कि केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए। इसका अर्थ है कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना न की जाए। तीसरी जो सिफारिश थी वो है भारत के लिए एक संघीय संविधान बनाया जाए और संघीय भावना से युक्त एक केंद्रीय विधानमंडल का गठन हो और जिसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों से चुने जाए। और अगली शर्त थी कि उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए सुझाव दिया गया और साथ में ही उड़ीसा और सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा देने और बर्मा को भारत से अलग किए जाने की सिफारिश की गई। गवर्नर जनरल से यह कहा गया कि अल्पसंख्यक जातियों के हितों का ध्यान रखें और प्रांतीय विधानमंडल की सदस्य संख्या का विस्तार किया जाए। ठीक है,
और कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद यह पुनः एक आयोग बनाया जाए और एक या फिर एक संवैधानिक आयोग बनाया जाए जो यह जांच करे कि प्रगति की रिपोर्ट कहां तक पहुंची। व्यापक विरोध के बावजूद भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में साइमन कमीशन की अधिकतर बातों को मान लिया गया और साइमन कमीशन की सिफारिशों को सर स्वामी अय्यर ने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक इस रिपोर्ट को बताया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, साइमन कमीशन।